बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर के एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय कारपोरेट अकाउंटिंग की। आज की इस वीडियो में हम कारपोरेट अकाउंटिंग के फर्स्ट यूनिट को पढ़ने वाले हैं। उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सभी टॉपिक्स को बड़े ही सरल शब्दों में बड़े बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे होंगे। जैसे कि शेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर में अंतर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, कैसे इशू किया जाता है शेयर कैपिटल के प्रकार क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक्स को बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे एकदम आसान शब्दों में। अगर आप बीकॉम 5th सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं जैसे कि कारपोरेट अकाउंट या फिर बिजनेस लॉ या गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इन सभी विषयों की तैयारी आप हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। अगर आपका कोई मित्र साथी बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो भी हमारे इस चैनल से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है। जैसा कि 1 जुलाई से बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासें चल रही हैं, काफ़ी सारी वीडियोज पढ़ चुकी हैं और आने वाले समय में लगातार क्लासें आती रहेंगी, तो वो भी आकर हमारे इस चैनल से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है। तो आइए बीकॉम 5th सेमेस्टर कारपोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स जैसे शेयर के प्रकार और शेयर कैपिटल क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक को आसान भाषा में समझते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही लगातार वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं शेयर क्या है, शेयर क्या होता है। तो शेयर किसी कंपनी की कुल पूंजी का एक भाग होता है। जब कोई कंपनी पूंजी जुटाने के लिए अपने शेयर बाजार में शेयर जारी करती है तो जो व्यक्ति इन शेयर को खरीदता है वह कंपनी का एक आंशिक स्वामी बन जाता है। शेयरधारक को कंपनी के लाभ के हिस्सा, लाभांश और मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। शेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। शेयर पूंजी कंपनी की वित्तीय संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो शेयर क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी होती है, जब कंपनी होती है तो कंपनी चलाने के लिए पैसे की पूंजी की आवश्यकता होती है। तो भाई अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, क्या ये कंपनी एक कंपनी खोल रहा है, तो क्या इसके पास इतने पूंजी हैं कि केवल अकेले ये व्यक्ति कंपनी चला सकता? नहीं, कोई भी व्यक्ति अकेले कंपनी को नहीं चला सकता, उसको बहुत सारी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो वह क्या करता है, वह कुछ अपने इत्र मिष्टों से ले लेता है, कुछ लोन ले लेता है, कुछ बैंकों से ले लेता है। और जो एक सबसे बहुत बड़ा हिस्सा होता है इस पूंजी का, सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है इस पूंजी का, वो होता है शेयर। किसी भी कंपनी का, अधिकतर जो सरकारी कंपनी देखेंगे, लिस्टेड कंपनियां देखेंगे, ये कंपनियां जो होती हैं इनका सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है पूंजी का वो होता है शेयर से। ये क्या करती हैं, ये कंपनियां अपने शेयर इशू करती हैं, मार्केट में अपने शेयर इशू करती हैं और जनता लोग इन शेयर को खरीदते हैं। जो व्यक्ति कंपनी का शेयर खरीद लेता है वह कंपनी का कुछ हिस्सा, जितने हिस्से का वह शेयर रहता है उतने का मालिक हो जाता है, मतलब उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है। जो हिस्सेदार होता है उसको क्या होता है, जैसे कि कंपनी है, ये आपकी कंपनी हो गई, ठीक। यहाँ पर इन्होंने टोटल मान लीजिए 100 शेयर इशू किए, ठीक, और एक शेयर की वैल्यू इन्होंने रखा क्या, 100 रुपये रख दिए, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ से इन्होंने कितना 10,000 रुपये एकत्रित कर लिया। कंपनी को कितना प्राप्त हुआ, 10,000 रुपये एकत्रित मिल गए, ठीक। तो अब देखिए, एक व्यक्ति मान लीजिए एक शेयर खरीद रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति एक शेयर खरीद रहा है, ये एक व्यक्ति है वो केवल एक शेयर को खरीद रहा है। जब वो एक शेयर को खरीद रहा है तो वो कितना चुकता कर रहा है, 100 रुपये चुकता कर रहा है, ठीक। तो 100 रुपये के बदले वो उसको कंपनी का एक शेयर मिल रहा है। तो व्यक्ति जो होता है उस एक शेयर के बदले में वह कंपनी के इतने हिस्से का मालिक बन जाता है। और इतने हिस्से में जो लाभांश आता है, जब साल भर में कंपनी का लाभांश कैलकुलेशन होता है, तो जो एक शेयर के हिस्से में जितनी वैल्यू आती है, जितना मूल्य आता है, उतना लाभांश जो होता है उस शेयर धारक को दिया जाता है। तो यही होता है शेयर, जो कि कंपनियां अधिकतर शेयर इशू करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाती हैं। कहीं ना कहीं जो कंपनियों का कैपिटल होता है, पूंजी होता है, वह शेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। शेयर से ही सबसे बड़ा पूंजी जो एकत्रित किया जाता है कंपनियों में, उस शेयर के द्वारा ही
एकत्रित किया जाता है और फिर डिवेंचर इशू करते हैं, ऋण पत्र इशू करते हैं, या फिर कोई अपना कुछ पैसा लगाते हैं। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के से पैसा यहाँ पर जुटाया जाता है, कैपिटल लाया जाता है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है उस शेयर का होता है। तो ये प्रश्न आपका जो बनता है, आप पेपर के दृष्टि से भी ये प्रश्न क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर के दृष्टि से भी ये क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद आइए बात करते हैं। अब आइए इक्विटी शेयर क्या होते हैं। जैसे कि हमने जाना कि शेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विटी शेयर क्या होते हैं। देखिए, इक्विटी शेयर कंपनी के मालिकाना हक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें सामान्य शेयर भी कहा जाता है। इक्विटी शेयर धारकों को लाभांश तभी मिलता है जब कंपनी लाभ कमाती है और प्रबंधन लाभांश देने का निर्णय करता है। इन्हें अंतिम लाभांश का अधिकार होता है, अर्थात प्रेफरेंस शेयर धारकों को पहले भुगतान किया जाता है। इक्विटी शेयर धारकों को वोटिंग का अधिकार होता है और वे कंपनी के निर्णयों में भाग ले सकते हैं या उच्च जोखिम और उच्च लाभ वाले शेयर होते हैं। जैसा कि शेयर दो प्रकार का होता है, पहला होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर जो होता है, इसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर धारकों को क्या होता है, इनको वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। इक्विटी शेयर जो होते हैं, इनको वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। कंपनी में अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो इनको वोट करने का वहाँ पर इनको अधिकार होता है। वे कंपनी के निर्णय, वहाँ पर कंपनी में जो डिसीजन हो रहे हैं उनमें निर्णय लेने में वो भाग ले सकते हैं और इनको उच्च जोखिम और उच्च लाभ प्राप्त करने वाले शेयर भी कहा जाता है। इनके पास अधिक से अधिक जोखिम भी रहता है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी मिलता है। किसके तुलना में, प्रेफरेंस शेयर की तुलना में इक्विटी शेयर के पास जोखिम ज़्यादा रहता है और इनको लाभांश भी ज़्यादा मिलता है। इक्विटी शेयर जो होते हैं ये असली मालिकाना इक्विटी शेयर धारक ही माने जाते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर धारक जो होते हैं वे असली मालिकाना, उनको असली मालिक नहीं कहा जाता। ठीक, अब आइए देख लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। हमने इक्विटी शेयर देख लिया कि इसमें क्या होता है, जोखिम अधिक होता है, इसमें लाभांश भी अधिक मिलता है। ये कंपनी में क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। ठीक, ये सारे इनके पास अधिकार होते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर धारकों को लाभांश और पूंजी वापसी में प्राथमिकता प्राप्त होती है। इन शेयरों पर एक निश्चित दर से लाभ दिया जाता है, भले ही कंपनी को लाभ हो या ना हो। यदि इक्विटी हो, प्रेफरेंस धारकों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता। ये सिवाय विशेष परिस्थितियों के, जब कंपनी का परिसमापन होता है तब इन्हें इक्विटी शेयर धारकों से पहले भुगतान किया जाता है या अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले निवेश होते हैं। अब देखिए, प्रेफरेंस शेयर यह शेयर होता है जिनको लाभांश एक निश्चित रेट पर दिया जाता है। इनको लाभांश एक निश्चित रेट इनका फिक्स होता है कि आपको, मान लीजिए आपको 10% पर लाभांश दिया जाएगा तो आपका ये निश्चित हो चुका है। कंपनी चाहे लाभ कमाए या ना कमाए, आपको लाभांश मिलेगा तो मिलेगा। ठीक, दूसरी बात, जब कंपनी का समापन होता है, कंपनी का क्या होता है, समापन होता है, तो जो कंपनी का वहाँ पर प्राप्त जो पैसा होता है, जो वहाँ पर पूंजी होती है, उसको भाई शेयर धारकों में, जो वहाँ पर उसके शेयर धारक होंगे उनको बांटा जाता है, उनको डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर धारकों को ही वहाँ पर दिया जाता है, उनको ही उनकी पूंजी वापस की जाती है। ठीक, तो इनको यहाँ पर ये पहला फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, इनकी पूंजी वापस करने की प्राथमिकता इनको प्राप्त होती है। अगर इनसे कुछ बचता है, क्या इनसे अगर कुछ बचता है तब जाकर इनको, जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं, तब उनको मिलता है। ठीक, तो सबसे पहले प्राथमिकता होती है। लेकिन इनके कुछ पॉइंट भी हैं, जैसे कि इनके लाभ है तो कुछ नुकसान भी है। जैसे कि इनको क्या होता है, इनको मत देने का अधिकार नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर धारकों को वोटिंग देने का अधिकार नहीं होता, सिवाय ये विशेष परिस्थितियों में ही वोटिंग कर सकते हैं। जैसे कि जब समापन होता है कंपनियों का, तो इन्हें इक्विटी शेयर के पहले भुगतान दिया जाता है। कहीं ना कहीं प्रेफरेंस शेयर धारक जो होते हैं, इनको एक लिमिटेड लाभांश होता है, इनको जोखिम कम होता है। हाँ, जब इनको एक लिमिटेड लाभांश मिलता है तो इनको जोखिम भी कम हो जाता है। ठीक, कंपनी लाभ कमाए या ना कमाए, लेकिन इनको क्या होता है, मिलता है। अगर लाभ जैसे ही कमाती है तुरंत इनको नेक्स्ट साल इनका लाभांश प्राप्त कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे इक्विटी शेयर धारकों को नहीं होता। जब कंपनी लाभ कमाती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर धारकों को उनका लाभांश दिया जाता है। उसके बाद अगर कुछ बचता है, लाभ बचता है और पूंजी बचती है, तब इक्विटी शेयर को दिया जाता है। ठीक, तब इक्विटी शेयर को दिया जाता है। तो ये होता है प्रेफरेंस शेयर।
तो आपने देखा कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अंतर क्या होता है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लीजिए। अधिकतर अगर आप एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो मैं इसको कह सकता हूँ कि 6 नंबर में आपका एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है कि शेयर से आप क्या समझते हैं, इक्विटी शेयर एवं प्रेफरेंस शेयर में अंतर बताइए, ठीक। या फिर 3 नंबर में डायरेक्ट इक्विटी शेयर क्या होता है या फिर प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ऐसे पूछ सकता है। या फिर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अब आइए देखते हैं प्रेफरेंस शेयर के बाद शेयर पूंजी क्या होती है। हमने शेयर जाना, इक्विटी शेयर जाना, प्रेफरेंस शेयर जाना। अब बात करते हैं शेयर पूंजी क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या होती है। तो शेयर कैपिटल की बात करें तो देखिए शेयर पूंजी वह राशि है होती है, शेयर पूंजी वह राशि होती है जो कंपनी अपने शेयर जारी करके निवेशकों से प्राप्त करती है। यह कंपनी की पूंजी संरचना और एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इसके अलावा कंपनी के द्वारा कंपनी को अपने संचालन, विस्तार और अन्य आवश्यकताओं के लिए धन जुटाती है। शेयर पूंजी के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, चुकता पूंजी, ठीक। अधिकृत पूंजी वह अधिकतम राशि है जिसे कंपनी के द्वारा शेयर जारी किया जा सकता है। अब देखिए शेयर पूंजी क्या है, एक अपने आप में बहुत ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेयर पूंजी क्या होता है, देखिए शेयर पूंजी वह होता है जब कंपनियां अपने पास कैपिटल लाने के लिए, अपने पास पूंजी जुटाने के लिए जब कंपनियां शेयर इशू करती हैं, शेयर का निर्गमन करती हैं, शेयर निकालती हैं, तो जो पैसा आता है शेयर से, जो पैसा आता है, जो पूंजी आती है, वही पूंजी जो होती है शेयर पूंजी कहलाती है। देखिए शेयर पूंजी वह राशि होती है जो कंपनी अपने शेयर जारी करके निवेशकों से प्राप्त करती है। देखिए जैसे कंपनी हो गई, कंपनी ने क्या किया, एक कंपनी है उसने अपनी कंपनी से मान लीजिए 10 शेयर इशू किए और एक शेयर की वैल्यू उसने रखी 1000 रुपये, ठीक। 1000 रुपये रखी तो टोटल उसने 10,000 रुपये एकत्रित कर लिए, ठीक। जनता से उन्होंने 10,000 रुपये एकत्रित कर लिया कंपनी ने। अब जो 10,000 की राशि हो गई, ये क्या है, इन्होंने जनता से एकत्रित किया है, तो यही जो 10,000 की अमाउंट है यही है क्या, शेयर कैपिटल, शेयर पूंजी। जो शेयर के पूंजी जो होती है जो अपने शेयर जारी करने से निवेशकों से प्राप्त होता है। इन्होंने जारी किया और निवेशक जो जनता है वो निवेश किया, उन्होंने शेयर को खरीदा और पूंजी को दिया। तो पूंजी कहाँ पर आ गई, ये आ गई कंपनी के पास आ गई, कंपनी के पास आई गई। तो ये पूंजी जो होती है ये शेयर पूंजी कहलाती है जो कि शेयर के बदले में मिलती है। तो समझ में आया आपको कि शेयर पूंजी क्या होती है। शेयर पूंजी से वह राशि होती है जो कंपनी अपने शेयर जारी करके निवेशकों से प्राप्त करती है। यह कंपनी की पूंजी संरचना महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसके द्वारा कंपनी अपने संचालन का विस्तार, अन्य आवश्यकताओं के लिए धन जुटाती है। इस पूंजी से क्या करती है कंपनी, अपने संचालन के लिए क्या होती है और जो वहाँ पर संचालन में जो चीज़ें आवश्यक होती हैं उन सभी चीज़ों का निर्माण करती है, उन सभी चीज़ों की पूर्ति करने का कार्य करती है। शेयर पूंजी जो होता है, कैपिटल शेयर जो होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शेयर पूंजी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो मुख्यतः क्या कह रहे हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और होते तो कई प्रकार के हैं लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी और चुकता पूंजी। अब ये तीनों प्रश्न जो हैं, अधिकृत पूंजी क्या होता है, निर्गमित पूंजी क्या होता है और चुकता पूंजी क्या होता है, ये तीनों टॉपिक जो है ना अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी और चुकता पूंजी। अब एक एक करके इनको हम आइए जानते हैं कि अधिकृत पूंजी क्या होती है, निर्गमित पूंजी क्या होती है और चुकता पूंजी क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अधिकृत पूंजी क्या होती है। अधिकृत पूंजी, जैसा कि आपने नाम से ही समझ रहे होंगे, अधिकृत पूंजी मतलब अधिकृत पूंजी वहाँ अधिकतम सीमा होती है जो किसी कंपनी को उसके ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार शेयर जारी करने की अनुमति होती है। इसे प्रारंभिक रूप से आरओसी, ठीक, के पास रजिस्ट्रेशन के समय घोषित किया जाता है। कंपनी चाहे तो भविष्य में इस पूंजी को बढ़ा भी सकती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। अधिकृत पूंजी कंपनी की पूंजी सीमा का निर्धारण करती है। अधिकृत पूंजी वह होती है जैसे कि जब कंपनी का निर्माण होता है तो वहाँ पर कंपनी का निर्माण करने के लिए वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटी होती है, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, ठीक, ये सभी क्या होते हैं, कंपनी के निर्माण के प्रोसेस में यूज होते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, आपकी कंपनी जो होगी ये कितनी पूंजी तक के शेयर इशू करेगी, मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी रख सकती है, कितनी पूंजी तक के अधिकतम सीमा क्या होगी पूंजी की, ठीक, अधिकृत पूंजी वही होती है, ठीक, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका उल्लेख किया गया होता है। और उससे अधिक कंपनी क्या कर सकती है, जितना उल्लेख उन्होंने, कंपनी ने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो पूंजी उन्होंने उसमें उल्लेख किया, उससे अधिक से शेयर वे इशू नहीं कर सकती, उससे ज़्यादा पूंजी नहीं कर सकती, नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसा अगर करना चाहें, अगर उसके अनुसार जारी अनुमति होती है, इसे प्रारंभिक रूप से आरओसी या मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, रजिस्ट्रार के पास ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट जो होती हैं, इनको जमा किया जाता है। लेकिन अगर बाद में कंपनी चाहे कि नहीं, हम इसको अधिकृत पूंजी जो लिमिट जो है, इसकी पूंजी की जो लिमिट है, इसको हम और बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हमने पहले 20 करोड़ रखा है, अब हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी बड़ी हो रही है, लार्ज हो रही है, हम चाहते हैं इसको 50 करोड़ रखें, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से रजिस्ट्रार से इस कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कंपनीज की फॉर्मेलिटी होती हैं, जो कि कंपनी एक्ट जो होता है हमारा 2013 कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार जो फॉर्मेलिटीज हैं कंपनी के शेयर पूंजी को लेकर, अधिकृत पूंजी को लेकर, कि कंपनी मैक्सिमम कितनी पूंजी तक रख सकती है, कितनी पूंजी लगा सकती है। तो अगर इसको बाद में हमें चेंज करना है तो उसकी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, और कंपनी बाद में उसे चेंज भी कर सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। अधिकृत पूंजी कंपनी की पूंजी सीमा का निर्धारण करती है। अधिकृत पूंजी जो होती है निर्धारित करती है कि ये कंपनी, फलाना कंपनी इस पूंजी तक ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इसके ओवरऑल इतनी पूंजी हो सकती है, ठीक। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि अधिकृत पूंजी क्या होती है। एक शब्दों में कहें, एक आसान शब्दों में कहें तो अधिकृत पूंजी वह पूंजी होती है जो कि यह बताती है कि कंपनी की मैक्सिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम पूंजी कंपनी में कितना लगाया जा सकता है। यहाँ अधिकृत पूंजी कंपनी की पूंजी सीमा का निर्धारण करती है, एक शब्दों में, ठीक। उसके बाद अब निर्गम क्या होता है, इशू। आपने इशू क्या होता है, इशू जानिए। यहाँ पर हमने देखा पूंजी में निर्गमित पूंजी और चुकता पूंजी, ठीक, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, चुकता पूंजी। तो अधिकृत हमने देखा, उसके बाद निर्गम क्या होता है, इशू क्या होता है। इशू अर्थ इसका समझेंगे, इस इशू का। निर्गम का अर्थ कंपनी द्वारा निवेशकों को अपने शेयर बेचकर पूंजी प्राप्त करना होता है। निर्गम का अर्थ कंपनी द्वारा निवेशकों को अपने शेयर बेचकर पूंजी प्राप्त करना है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक आईपीओ, जैसे कि कंपनी आईपीओ, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, जब कंपनी अपना नया शेयर लाती है तो उसको आईपीओ के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली कंपनी क्या करती है, आईपीओ लाती है, ठीक, आईपीओ। अधिकार निर्गम राइट्स इशू, ठीक, निजी प्लेसमेंट आदि माध्यमों से की जाती है। शेयर निर्गम के दौरान कंपनी को शेयरों की कीमत, मात्रा और आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित करनी होती है। निर्गम कंपनी की पूंजी जुटाने की पहली प्रक्रिया होती है जिससे कंपनी अपने व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करती है। देखिए निर्गम क्या होता है, एक शब्दों में कहें तो निर्गम कंपनी की पूंजी जुटाने की पहली प्रक्रिया होती है जिससे कंपनी अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो क्या होती है, पूंजी जुटाने की सबसे पहली क्रिया होती है, सबसे पहली क्रिया जो होती है वो निर्गम होती है। देखिए निर्गम का अर्थ कंपनी द्वारा निवेशकों को शेयर बेचकर पूंजी प्राप्त करना होता है, ठीक। जैसे कि कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है और शेयर बेचती है, तो क्या होते हैं, निवेशक उसको खरीदते हैं और उसके बदले में कंपनी में पैसा देते हैं, कंपनी में पूंजी देते हैं, पूंजी लगाते हैं। तो कंपनी इसको शुरुआत कैसे करती है, वो सबसे पहले सार्वजनिक निर्गम आईपीओ लाती है। कंपनी जब शेयर कभी भी लाती है तो शेयर को मार्केट में लॉन्च होने से पहले कंपनी का आईपीओ आता है, ठीक। तो आईपीओ आता है जिसको हम राइट्स इशू, निजी प्लेसमेंट आदि माध्यमों से की जाती है इसका निर्गमन, ठीक। शेयर निर्गमन के दौरान कंपनी के शेयरों को कीमत, मात्रा और आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित करनी होती है। देखिए जब से आईपीओ आपका आता है तो उसमें शेयर की कीमत क्या रखी गई है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है। जैसे कि यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, मान लीजिए कंपनी टोटल 100 शेयर इशू कर रही है, लेकिन एक शेयर मान लीजिए उन्होंने रखा है 10,000 का, 10,000 का कंपनी शेयर रख रही है, तो वहाँ पर
वह निश्चित करेगी कि कितना शेयर इशू करने वाली है कंपनी और कितने कीमत का एक शेयर रहने वाला है, ठीक। और आवेदन प्रक्रिया क्या है, कैसे आप एक शेयर को परचेज कर सकते हैं, कैसे शेयर ले सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया क्या होता है, ये पूरी जानकारी क्या होती है, ये पूरा सब कुछ प्रक्रिया सब निर्धारित करती है, ठीक। तो ये होता है निर्गम। अब अगला टॉपिक देखें तो अगला टॉपिक है पर फीचर, ठीक। फॉर फीचर ऑफ शेयर, ठीक। पर फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, फॉर फीचर ऑफ शेयर का मतलब जब कोई शेयर धारक समय पर कॉल मनी या किस्तों का भुगतान नहीं करता है, जब कोई शेयर जो होता है, शेयर धारक जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कंपनियां शेयर कैसे इशू करती हैं, कंपनियां जब शेयर इशू करती है तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं, शेयर की पूंजी जो होती है, जैसे कि एक शब्दों में आपको बताना चाहें, मान लीजिए कंपनी ने टोटल 10 शेयर इशू किए और एक शेयर की वैल्यू उन्होंने रखा है 100 रुपये, ठीक। अगर कंपनी चाहे तो इस 100 रुपये को आपको एक बार में आपसे ले सकती है, लेकिन कभी कभी कंपनी क्या कहती है, आप कहती है कि हमको ये 100 रुपये 3 किस्तों में दीजिए। चलिए हम आपको 3 किस्तों में देने के लिए कह देते हैं। पहले कहती है हमको आप 30 रुपये दे दीजिए, फिर कहती है हमको 30 रुपये दे दीजिए और लास्ट में 40 रुपये कर देती है। इसको 3 किस्तों में इस प्रकार डिवाइड कर देती है, ठीक। तो इसको आप एक एक किस्त में आपको भरना पड़ेगा, ठीक। एक एक किस्त में आपको भरना पड़ेगा। तो जब कोई शेयर धारक कॉल मनी या किस्तों का भुगतान नहीं करता है, जैसे किस्तों का भुगतान नहीं करता है, कॉल मनी का भुगतान नहीं करता है, तो उसके शेयरों को जब्त कर लिया जाता है। तो आपने जितने शेयर खरीदे रहेंगे, मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा है, यहाँ 10 शेयर इशू कर रही है और एक शेयर क्या है, 100 रुपये का है। तो मान लीजिए आपने एक शेयर खरीद लिया है, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर कितनी हुई थी, 100 रुपये, और आपने क्या किया, मान लीजिए 30 रुपये दे दिए हैं, पहली किस्त दे दिए हैं, दूसरी किस्त के कॉल मनी आया आपका, आपने नहीं दिया, किस्तों का भुगतान नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका ये शेयर जो है इसको कंपनी क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है। यही होता है फॉर फीचर, ठीक, जब्त कर लेती है। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो जब शेयर धारक समय पर कॉल मनी या किस्तों का भुगतान नहीं करता तो कंपनी द्वारा उसके शेयरों को जब्त कर लिया जाता है। इसी ही शेयर को फर्नीचर कहा जाता है। इसका मतलब कि उस व्यक्ति के पास अब उस शेयर का कोई अधिकार नहीं रहता है। इसका मतलब जो शेयर धारक होता है, जो शेयर खरीद लिए रहता है, उसके पास शेयर से सारे अधिकार हट जाते हैं। सारे अधिकार कंपनी अपना ले लेती है और कंपनी उसे वैध तरीके से वापस लेती है। फॉर फीचर के बाद कंपनी इन शेयरों को फिर से निर्गम कर देती है। देखिए, जब आप कॉल मनी नहीं वापस करते हैं, जब आपको कंपनी कॉल मनी करती है, आप शेयर का पैसा दीजिए, 3 किस्तों में कहा है तो आप अगली किस्त दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, किस्त का भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं, कंपनी अपने किस्तों को जब्त कर लेती है। आपने जितने शेयर लिए हैं, शेयर जितने लिए उसको जब्त कर लेती है और ये एक वैध लीगल तरीके से करती है, ठीक, एक वैध तरीके से वापस लेती है अपने शेयर। और फॉर फीचर के बाद कंपनी इन शेयरों को फिर से निर्गमन करती है। जब शेयर को जब्त कर लेगी तो ये शेयर तो भाई कंपनी अपने पास रखेगी नहीं, क्योंकि उसको पूंजी की आवश्यकता है, तो फिर से उसका निर्गमन करती है। तो क्या होता है, यहाँ से री इशू करती है, री इशू दोबारा उसका निर्गमन करती है, री इशू कर सकती है। यह प्रक्रिया कंपनी अधिनियम के अनुसार की जाती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के निर्णय के आधार पर लागू होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनके निर्णय के आधार पर ये क्रियाएं लागू होती हैं और कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार ये सारी क्रियाएं संचालित की जाती हैं, ठीक। अब आइए जान लेते हैं। हमने देखा कि शेयर का क्या है, पार्ट फीचर हमने देखा, पार्ट फीचर देखा हमने, लेकिन उसमें देखा कि एक शब्द हमने सुना कि री इशू ऑफ शेयर का दोबारा से मार्केट में आना। शेयर दोबारा कैसे इशू होगा, जब कंपनी शेयर को जब्त कर लेती है तो उस कंपनी वहाँ फिर शेयर को कैसे मार्केट में इशू करती है। आइए देखते हैं। शेयर का पुनः निर्गमन री इशू ऑफ शेयर से आप क्या समझते हैं। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। हम इस तरीके से आपको बता रहे हैं कि हम आपको प्रश्न भी दिखाते चल रहे हैं कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आपको आने वाले हैं। और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं 3 नंबर में, 6 नंबर में, ऐसे लॉन्ग शॉर्ट दोनों प्रकार के प्रश्न यहीं से आते हैं। तो देखिए, अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के या फिर किसी और सब्जेक्ट की, आपको इस चैनल पर कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की बात करें
आने वाले सेमेस्टर 6 सेमेस्टर की, या फिर आपके कोई स्ट्रीमिस्ट हैं जो कि 3rd सेमेस्टर में हैं, 5th सेमेस्टर में हैं, तो वो भी इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं, उनकी भी प्रॉपर क्लासें चल रही हैं। तो आइए हम बात कर रहे थे शेयर का पुनः निर्गमन, री इशू ऑफ शेयर। ठीक, तो री इशू ऑफ शेयर क्या होता है, शेयर का पुनः निर्गमन क्या होता है? तो जब किसी शेयर धारक के पास शेयर फॉर फीचर कर लिया जाता है, मतलब जब किसी शेयर धारक के से शेयर को जब्त कर लिया जाता है, कंपनी क्या कर लेती है, शेयर को जब्त कर लेती है। जब वह शेयर धारक क्या करता है, कंपनी का जो शेयर की वैल्यू होती है, निर्गमन पूंजी जो होती है, जो शेयर की वैल्यू होती है, किस्त जो होती है, वो नहीं जमा कर पाता है, कॉल मनी नहीं जमा कर पाता है, तो शेयर क्या जब्त कर लिया जाता है। तो जब शेयर जब्त कर लिया जाता है तो कंपनी को अधिकार होता है कि वह उन शेयरों को दोबारा किसी अन्य व्यक्ति को जारी करे। कंपनी के पास ये राइट्स होता है कि अगर हम आपका शेयर जब्त कर लेंगे, आप कॉल मनी नहीं दे पाएंगे, आप किस्त का भुगतान नहीं कर पाएंगे, तो हम आपका शेयर जब्त कर लेंगे। और जब हम शेयर जब्त कर लेंगे तो क्या करेंगे, हम इस शेयर को किसी और दूसरे व्यक्ति को, किसी और दूसरे शेयर धारक को दे देंगे। ये अधिकार कंपनी को प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को पुनः निर्गमन, री इशू कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, री इशू, पुनः निर्गमन। पुनः निर्गमित शेयर का मूल्य आमतौर पर फॉर फीचर के समय जब्त की गई राशि से कम नहीं होता है। क्या होता है, जब राशि जब्त की जाती है, जब शेयर जब्त किया जाता है, तो उस समय जो उसकी कीमत रहती है उससे कम नहीं होती। जब दोबारा हम शेयर को इशू करेंगे तो हमने जिस समय पे आपका शेयर जब्त किया था, मान लीजिए, अब इसको डिटेल में समझिए। जैसे कि जब हमने शेयर का निर्गमन किया था, क्या किया था, हमने शेयर का निर्गमन किया था, तो मैंने टोटल 10 शेयर निर्गमन किया था, कंपनी ने टोटल 10 शेयर निर्गमन किया था और 100 रुपये में एक शेयर का निर्गमन किया था। लेकिन जब कंपनी ने जब्त किया, जब कंपनी ने शेयर को आपको जब्त किया, आपके शेयर को जब्त किया, तो क्या हुआ, एक शेयर की वैल्यू हो गई थी 150 रुपये। ठीक, 150 रुपये हो गई। निर्गमन जब कंपनी ने एक शेयर किए थे, एक शेयर, तो उसकी वैल्यू क्या थी, 1000 थी। मतलब 10 शेयर की वैल्यू क्या थी, 1000 थी, और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी। लेकिन जब कंपनी ने जब्त किया तो उसकी वैल्यू 150 रुपये हो गई। तो जब कंपनी री इशू करेगी शेयर को, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 150 से कम नहीं रखेगी। क्या होगा, जो फॉर फीचर करते समय, शेयर को जब्त करते समय जो शेयर की वैल्यू रहती है, री इशू करते समय शेयर की वैल्यू उससे कम नहीं रखी जाती। क्या, कम नहीं रखेगी। ठीक, यही बात है। तो पुनः निर्गमित शेयर का मूल्य आमतौर पर फॉर फीचर के समय जब्त की गई राशि से कम नहीं होता, या कंपनी के पूंजी ढांचे को संतुलित करने के लिए किया जाता है, और इसे कंपनी अधिनियम व अनुशासन के अनुसार क्रियान्वित किया जाता है। तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं चलती हैं। ये एक सब्जेक्ट होता है आपका कंपनी लॉ, जो कि आपको सेकेंड ईयर मोस्टली 3rd सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलता है। हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी ऐसी हो जहाँ पर आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ने को मिले, या फिर किसी और सेमेस्टर में पढ़ने को मिले। तो ये सारी चीज़ें, कंपनी एक्ट क्या होता है, उसमें आपको डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। अगर आपके कोई इत्रमिष्ट हैं, कोई यार दोस्त हैं, तो आप उनको ज़रूर बताएं कि आप इस चैनल से आकर कंपनी लॉ, या फिर 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर बीकॉम के ऑल सेमेस्टर की तैयारी यहाँ से आकर कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, शेयर का पुनः निर्गमन क्या होता है, फॉर फीचर शेयर क्या होता है, शेयर कैसे जब्त करती है कंपनी, जब्त करते समय क्या अधिकार होते हैं, निर्गम क्या होता है, अधिकृत पूंजी क्या होती है, शेयर पूंजी क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं। इन सारे टॉपिक को हमने कवर किया। तो आई होप ये सारे टॉपिक जो होंगे आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।